नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। क्योंकि कल था कि मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंडक्शन मशीन में क्या पढ़ के जाए, मैंने ये बताया था। आज मैं बताने वाला हूँ कि सिंक्रोनस मशीन में क्या पढ़ना जाए, क्या पढ़ा जाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि यूपीपीसीएल जेईई की वैकेंसी जो मैंने बताई थी वो 11 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में आएगी बताई थी, लेकिन वो नहीं आई। तो गलत साबित हो गया मैं, ठीक है। तो भैया मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। एंड आई एम एब्सोल्युटली सॉरी फॉर दैट, नहीं हुआ वैसा, ठीक है। तो भैया मैंने अब मांग लिया है, ठीक है। तो प्लीज़ यार, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग which I have told you in earlier videos, in my earlier videos, that the vacancy will become in the vacancy will become between 11 and the 17th October, but that will not happens yet, ठीक है। So this is not my expectations and your expectations as well, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है यार, थिंग्स जो होती है ना वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती, ठीक है। तो थिंग्स जो होती है दैट आर नॉट इन अवर एक्सपेक्टेड वे दैट वी आर थिंकिंग अबाउट, बट आई थिंक चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई, ठीक है। हो गया ऐसे, ठीक है। मैंने भी यार किसी से पूछ के बताया था, ठीक है। मेरे को भी कोई इतना थोड़ी ना, अब वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी इसका कोई तगड़ा इलाज नहीं होता, ठीक है। बट ठीक है, अभी नहीं आई तो अच्छी बात है, आपको टाइम मिल गया थोड़ा, ठीक है। तो अब एक प्रेडिक्शन मैं और कर देता हूँ कि कब आ सकती है यूपीपीसीएल की वैकेंसी। तो यार दिवाली तक का वेट करो, वेट फॉर द दिवाली। आई थिंक इस बार हो सकता है आपके लिए एक दिवाली धमाका मिल जाए। यू विल गेट अ ब्रिलियंट दिवाली धमाका, ओके। एंड दैट दिवाली धमाका इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू, ओके। सो ये तो रहा। अभी फिलहाल आप पावर ग्रिड का एग्जाम है तो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो पावर ग्रिड के लिए सिंक्रोनस मशीन भाई लिखो। सिंक्रोनस मशीन में क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। सबसे पहला सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन की जब भी आप कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, आपने स्टेटर की कंस्ट्रक्शन पे इतना ध्यान नहीं देना। सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर की कंस्ट्रक्शन को कभी भी इतनी तवज्जो नहीं देता पेपर बनाने वाला क्या पूछता है, रोटर की कंस्ट्रक्शन, दोनों रोटर्स के सारे पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं भैया। कंस्ट्रक्शन में जो रोटर होगा उसमें सेलिएंट एंड नॉन सेलिएंट पोल, ठीक है। नॉन सेलिएंट पोल के पूरे डिफरेंसेस जो है सारे पढ़ के जाने हैं। जब आप इतना पढ़ लें, ठीक है, जब आप इतना पढ़ लें, ठीक है, जब आप इतना पढ़ लें, अभी फिर मैं बोल रहा हूँ, जब आप इतना पढ़ लें, ठीक है, तो सेलेंट और नॉन सेलेंट पोल्स के बीच में जब आप डिफरेंसेस पूरे के पूरे पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है वो जाना है सिंक्रोनस मशीन्स की ना एक ईएमएफ इक्वेशन होती है अल्टरनेटर की, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स। डायरेक्टली देता है ईएमएफ इक्वेशन को, ऑप्शन में लिख देगा, पूछेगा किसकी ईएमएफ इक्वेशन है, एंड यू विल बी कंप्लीटली ब्लैंक एट दैट टाइम। व्हाई यू विल बी कंप्लीटली ब्लैंक? बिकॉज आप छोड़ के चले जाएंगे, सब पढ़ के चले जाएंगे आप, बड़ी सी बड़ी चीजें। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम देते वक्त इतनी गंदी फीलिंग आती है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है लेकिन हमने पढ़ा नहीं होता और हम उसको एकदम भूल जाते हैं, होता है ना ऐसे। फिर यार ऑटो एग्जाम सेंटर में बैठ के, अबे यार ये मैं पढ़ जाता ना तो भाई अभी कर लेता, ये वही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तुम सब कुछ पढ़ के जाओगे लेकिन ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला ध्यान से पढ़ना भूल जाओगे। तो भैया ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला जरा हाईलाइट कर दिया मैंने, पढ़ जाना जरा इसको, ठीक है। जब ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ जोगे, ठीक है, अब बच्चे कहेंगे यहाँ पे ये तो जी सारे बताते हैं, ये तो जी रोटर सेलेंट पोल नॉन सेलेंट पोल ये तो सारे बताते हैं, आपने क्या नया बता दिया। तो अब मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो तुम अक्सर मिस करते हो, ठीक है। 3 टॉपिक ऐसे होते हैं सिंक्रोनस मशीन में जो बच्चा छोड़कर जाता है पढ़ते वक्त, ठीक है। वो होती है डेफिनेशन किसकी,
डेफिनेशन किसकी? अभी 3 फैक्टर लिखूंगा, तुम्हें कहेगा हाँ यार ये छूट जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की डेफिनेशन, ठीक है। पिच फैक्टर की, पोल पिच की। ये पावर ग्रिड जैसे से एग्जामों में ना ऐसे छोटे छोटे बेसिक, बड़े बेसिक ही पेपर होता है पावर ग्रिड का, कभी हाई लेवल का नहीं आया आज तक, ठीक है। बस ये होता है कि बच्चे ये सब चीजें छोड़ जाते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की डेफिनेशन पूछ लेगा, फिर तुम्हें अंदाजा नहीं होता, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की डेफिनेशन पूछ लेगा और तुम्हें अंदाजा नहीं होएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की डेफिनेशन पूछेगा, तुम्हें अंदाजा नहीं होएगा। पिच फैक्टर की पूछ लेगा, पोल पिच की डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है। और तुम फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, यार पोल पिच पढ़ लिया होता ना, आज जरा कटिंग कराई हुई है मस्त सी, अच्छी लग रही है ना, स्मार्ट लग रहा हूँ ना इसमें कटिंग में, वैसे लंबे बालों में भी अच्छा ही लगता हूँ मैं, जो हुई अच्छा, ठीक है। तो जरा पिच फैक्टर की, पिच फैक्टर की क्या बोलते हैं डेफिनेशन, पोल पिच की डेफिनेशन, ठीक है। पिच फैक्टर की, पोल पिच की डेफिनेशन। जब ये डेफिनेशन आप पढ़ लोगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला भी पढ़ जाना साथ में, एंड देयर फॉर्मूलाज लिख दिए मैंने, ठीक है। अब ये ना कहना भैया पेपर में तो जी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछा था, हम भाई पढ़ के नहीं गए थे, वो नहीं गए थे, ठीक है। तो अब ये कोई कंप्लेंट नहीं देगा, पोल पिच पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और उसका एंड दियर फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज, ठीक है, एंड देयर फॉर्मूलाज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड देयर फॉर्मूलाज, ठीक है। ये पढ़ने के बाद जब आप इतना पढ़ ले, ठीक है, जब आप इतना पढ़ लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पोल फैक्टर, पिच फैक्टर, पोल पिच, उसके फॉर्मूले पढ़ने के बाद आपको ना वाइंडिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। कंसंट्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये उल्टी सीधी चीजें ही पूछता है पावर ग्रिड, ठीक है। किसी ने पेपर दिया हो, तुम्हारे को फीलिंग आ रही होगी कि यार ऐसे पूछता है पावर ग्रिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स जो होती हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ जाना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ जाना इनके, ठीक है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ जाना इनके, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के, यहाँ पे वाइंडिंग लिख दिया मैंने, वाइंडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भैया पढ़ के चले जाना, ठीक है। यही टॉपिक छूटने छाटने वाले होते हैं सिंक्रोनस मशीन में, ठीक है। उसके बाद जब तुम इतनी राम कहानी पढ़ दोगे, ठीक है, ठीक है, इतनी जब तुम पढ़ाई कर लोगे, उसके बाद तुमने अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर में एक टॉपिक होता है, अल्टरनेटर में एक टॉपिक होता है, अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट ऑन लोड, ठीक है। लोड पे जो अल्टरनेटर पे लोड लगाते हैं ना, उसका आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछता है ये, और 3 में से आपको पता होना चाहिए, इसका ना एक टेबल होता है, टेबल बनाया होता है यूथ वगैरह में, कि यूनिटी पावर फैक्टर पे जो आर्मेचर रिएक्शन होता है अल्टरनेटर का, वो डिस्टॉर्शनल होता है और उसको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, डायरेक्टली पूछ लेता है। कैपेसिटिव लोड पे मैग्नेटाइजेशन होता है और इंडक्टिव लोड पे डीमैग्नेटाइज होता है, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना है, अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट ऑन लोड, ठीक है। जब आप अल्टरनेटर में ये पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड होते हैं ना, जो वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड होते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड होते हैं, कौन से? सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, सिंक्रोनस, कल से एमसीक्यू भी कराऊंगा, आज ये थोड़ा मैंने बता दिया ना क्या क्या पढ़ के जाना है, इसके बाद मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा, ठीक है।
सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, ठीक है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, ठीक है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड पढ़ के जाना है आपने, ठीक है, एमएमएफ मेथड, ठीक है, और भाई इन दोनों से भी सबसे ज्यादा जीरो पावर फैक्टर मेथड, ठीक है, जीरो पावर फैक्टर मीटर मेथड, ठीक है। अब इनपे ना क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे पूछेगा, नल्ले से नल्ला बच्चा भी दे देगा, लेकिन ध्यान रखना आपको, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा जरा ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन तुमने पढ़े भी होंगे, लेकिन जरा पेपर में बड़ी ध्यान से करना। कैसे? सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को कौन सा मेथड कहा जाता है? पेसिमिस्टिक कहा जाता है, ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है, मतलब जोन सा भी कहा जाता है, ये तुमने खुद जवाब देना है, ठीक है, ऐसे ऑप्शन लिखे होंगे। परफेक्ट मेथड कौन सा होता है वोल्टेज रेगुलेशन का? एक्यूरेट, सबको पता है, जीरो पावर फैक्टर मेथड होता है, ठीक है, ये पता है। एम्पियर टेंस मेथड किसको बोलते हैं? एमएमएफ को ही बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है यार, जेई के एग्जाम में यार आधे क्वेश्चन फिक्स होते हैं, 50-60 पेपर यूथ से आता है, बस तुम्हें नए याद नहीं होते, नए क्वेश्चन तुम करना नहीं जानते, बस ये होती है दिक्कत, इसकी वजह से दिक्कत फंस जाती है। साथ में नए क्वेश्चन हो जाए ना, और कुछ कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के, तो उसके लिए ना फॉर्मूले का एक चार्ट ले जाया करो साथ में, उसको जैसे ट्रेन में हो तो ट्रेन में पढ़ लिया, बस में हो तो बस में पढ़ लिया जाने से पहले, ताकि तुम्हारा ये जो दे रखी है, ये जो जिसके अंदर ये जो खाली हो रखा है, इसको थोड़ा भर लो, ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो जीरो पावर फैक्टर मेथड जो है उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी तो होगी भैया अल्टरनेटर की, ये सिंक्रोनस मशीन का पार्ट 1 हो गया अल्टरनेटर। अब चलो भैया दूसरे में, सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है, सिंक्रोनस मोटरों में क्या पढ़ना है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर में एक बहुत बड़ी चीज आती है इंपॉर्टेंट, अब तुम पता है मन में क्या सोच रहे होंगे, तुम पता है मन में क्या सोच रहे होंगे, अभी मैंने बोला मैं सिंक्रोनस मोटर बताऊंगा, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर बताऊंगा अभी मैं, तो मैंने बोला कि बहुत बड़ी चीज बताऊंगा अभी मैं। अब तुम पता 2 टॉपिक सोच रहे होंगे अंदर ही अंदर मन में, ठीक है, एक सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर एक लगा रखा ना आजकल क्वेश्चन, नो लोड पे ओवर एक्साइट करके सिंक्रोनस मोटर कैसे चलती है? सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह, ठीक है, हर यूट्यूबर सिंक्रोनस कंडेंसर, भैया वो पुराना हो गया, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट ऑफ हंटिंग इन अ डीसी मोटर, इफेक्ट ऑफ हंटिंग इन अ डीसी मोटर, सर हमने तो पढ़ लिया, हमने हंटिंग पढ़ी हुई है, इफेक्ट ऑफ हंटिंग इन अ डीसी, हर यूट्यूबर आएगा, ठीक है, लेक्चर देना शुरू, इफेक्ट ऑफ हंटिंग इन अ डीसी मोटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ हंटिंग, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ हंटिंग। हंटिंग जो होती है उसमें जनरली क्या होता है कि जो रोटर होता है वो मैग्नेटिक इनर्शिया देता है, आगे पीछे घूमना जाता है, ठीक है। तो हंटिंग को रिमूव करने का मेथड ये ऐसे चल रहा होता है ना, गंदे से नोट्स बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तुम भी उतार रहे होते हो यूट्यूब चैनलों से, ठीक है, किताब से भी पढ़ा करो भाई थोड़ा, ठीक है, 4-5 आने जाते हैं आजकल छपरी से ठीक है हर रोज भाई, ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होता, ठीक है, समझा करो। हंटिंग सबने पढ़ी हुई है, डैम्पर वाइंडिंग सबने पढ़ी हुई है, सिंक्रोनस मशीन में फिर ऐसा सर क्या बताने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोनी मोटर के बारे में। पोनी मोटर क्या होती है, ठीक है, एनएचपीसी में क्वेश्चन आया था, पोनी मोटर एंड इट्स यूजेस, कुछ नहीं होता, स्मॉल इंडक्शन मोटर होती है, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। पोनी मोटर के बारे में ये होती है स्ट्रेटेजी, बताना भी है बच्चों को ढंग से तो बताएं, हर कोई वही, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था डैम्पर डुम्पर वाइंडिंग लिखवाऊंगा अभी, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब कहीं ये नहीं कि तुम उसके चक्कर में डैम्पर वाइंडिंग की चीजें पढ़ना भूल जाओ, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पोनी मोटर और उसका यूज, ठीक है, दूसरा, ठीक है, पोनी मोटर उसका यूज। पोनी मोटर पढ़ने के बाद आपने जोन सी चीज पढ़नी है, ठीक है, वो पढ़नी है स्टार्टिंग मेथड्स, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ, एक तो यार एक तो ये मेरे को इतना गुस्सा आता ना ये मार्करों से, इनकी ऐसे ही खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो भाई चलिए, ठीक है, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ
सिंक्रोनस मशीन को SM लिख दिया मैंने, ठीक है। स्टार्टिंग मेथड सिंक्रोनस मशीन के पढ़ के जाने हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनस मशीन में, स्टार्टिंग मेथड्स में ही पोनी मोटर भी आता है, तो पोनी मोटर मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। स्टार्टिंग मेथड सिंक्रोनस मशीन्स के, उसके बाद सिंक्रोनस मशीन में ना एक मैग्नेटिक लॉकिंग का फिनोमिना होता है, यानी रोटर को स्टेटर के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमिना को पूरा अच्छी तरह पढ़ के जाना है, ठीक है, ठीक है। फोर्थ टॉपिक, सिंक्रोनस मोटर छोटा सा है, सिंक्रोनस मोटर छोटा सा है, पर कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट आउट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमिना पढ़ के चले जाना, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑन पावर फैक्टर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन का क्या होता है पावर फैक्टर में, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट कंडीशन ये पढ़ के जानी है। मिनिमम आर्मेचर करंट कब होता है सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का मिनिमम आर्मेचर करंट कब होगा, ये कंडीशन पढ़ के जानी है। जब ये मिनिमम आर्मेचर करंट की तुम कंडीशन पढ़ लोगे, ठीक है, मिनिमम आर्मेचर करंट की कंडीशन तो पढ़ लोगे जब तुम, जैसे इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन पढ़ा, उसके बाद मिनिमम आर्मेचर कंडीशन की कंडीशन पढ़ी, ठीक है। अब ना दो चीजें तो सब बताएंगे आपको, ठीक है। एक डैम्पर वाइंडिंग का रोल, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डैम्पर वाइंडिंग के बारे में पढ़ जाना, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग के बारे में पढ़ जाना। और तीसरा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट थ्रू सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। वही ओवर एक्साइटेड मोड में वाला ही आएगा इसमें, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट थ्रू सिंक्रोनस मोटर, एक ये पढ़ जाना, ठीक है। अब बताओ क्या मैंने ये सारा का सारा बता दिया, पूरा हो गया सिलेबस सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है। क्या पूरा हो गया सिलेबस सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पोनी मोटर वाला। स्टार्टिंग मेथड सिंक्रोनस, मैग्नेटिक लॉकिंग, इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन पढ़ के जाओगे। सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट पढ़ के जानी है। डैम्पर वाइंडिंग, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट थ्रू सिंक्रोनस मोटर पढ़ के जानी है आपने। लेकिन भैया दो टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आपने सिंक्रोनस मोटर में नहीं पढ़े ना, तो इतना पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। वो जो 2 टॉपिक्स है ना, वो 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको पढ़ने हैं। वो होता है वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, ठीक है। अब ना कई बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे नीचे, सर आपने जो बताया है ना वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, ठीक है। बड़े मीठे मीठे कमेंट्स आते हैं ना आज, सर आपने जो बताया है ना वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, ये हमारे कोचिंग वाले सर ने भी कराया है, ये हमारे कोचिंग वाले सर ने भी कराया हुआ है इन्वर्टेड वी कर्व। तो भैया आपके कोचिंग वाले सर ने कराया होगा वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, ठीक है। लेकिन वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व में गलती क्या होती है, तुम पढ़ तो सब जगह जाते हो, पूरा पढ़ जाते हो, वी कर्व इन्वर्टेड वी कर्व क्यों प्लॉट होते हैं, ठीक है, ऐसे नाच नाच के, ठीक है। अपना कॉपी खोल ली ऐसे, ठीक है जी, ऐसे कॉपी खोल ली, वी कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन दिस ऐसे करके, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा पैरामीटर किस एक्सिस पे लगाया जाता है, यानी आर्मेचर करंट किस एक्सिस पे प्लॉट होता है। अब ऐसे नहीं पूछते कि वो पुराना जमाना होता था कि ऐसे पूछ लिया कि वी कर्व किस और किसके बीच में ड्रॉ होता है, वो तो सब बता देंगे कि वी कर्व किस पर्टिकुलर चीज के बीच में ड्रॉ होता है, सबको पता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में प्लॉट होता है वी कर्व। लेकिन आर्मेचर करंट किस एक्सिस पे होता है और फील्ड करंट किस एक्सिस पे होता है, ये ध्यान रखना। यानी कि इसके ग्राफ को, ये जो कर्व बनता है ना, इसके ग्राफ को आपने डेप्थ में स्टडी करके जाना है,
अब कंडीशनें पूछता है, ग्राफ दिखा देगा, पूछेगा मिनिमम आर्मेचर करंट की वैल्यू कहाँ पे होगी इस ग्राफ में, ठीक है। तो वो वाला अब चला गया, ठीक है। ये हमारे सर ने भी कराया हुआ है, तो ये भी कर भी है वो भाई, थोड़ा सा खुद का भी ये यूज करना पड़ता है कि कैसे पूछ लेगा इससे आगे, ठीक है। अब एग्जामिनर चाह रहा है कि बच्चा स्पून फीडिंग से ना आए। स्पून फीडिंग क्या होती है, अभी स्पून फीडिंग के बारे में बताता हूँ। स्पून फीडिंग होती है जैसे चम्मच से खिलवाना, जैसे कोचिंग वाले होते हैं ना, या कोई भी होते हैं, वो तुम्हें चम्मच डाल देते हैं, मतलब कि पकी पकाई खीर दे देते हैं, ठीक है। अब ये मान लो कोई नोट्स हैं, मेरे तो वैसे सेल्फ स्टडी के हैं पर वैसे बता रहा हूँ, तुम्हारे किसी की भी हो सकते हैं। अब ये मान लो नोट्स हैं, ठीक है, ये रहे नोट्स, ठीक है। तो इसमें जो परोसा हुआ है ना तुम्हें माल, ये चिपा चिपाया माल है, ठीक है। इसमें से तुमने खुद भी ढूंढना है, ठीक है। ये तो तुम्हारा चम्मच है, इससे तो तुम बस खा रहे हो यूं, ठीक है। इससे तो तुम ऐसे ऐसे खा रहे हो, ठीक है, पर तुम्हें खुद की खोपड़ी भी लगानी है कि इसमें से एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे 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 बंदे का ही सिलेक्शन हो रहा है आजकल, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है, ग्राफ को डिटेल में पढ़ना है। कौन सी एक्सिस में लिख भी देता हूँ, इन विच एक्सिस एक्सिस पैरामीटर्स शोन, ये भी पढ़ना है, इसकी सिग्निफिकेंस, ठीक है, सब, ठीक है। तो ये भैया पढ़ के चले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।